मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज एसडीएम न्यूज चैनल की टीम एमआईएम के बेबाक प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब के कार्यालय पे मौजूद है। आप सबको पता है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और खास करके औरंगाबाद जिले के अंदर कुछ अलग ही सियासी माहौल देखा जा रहा है। बड़ा कश्मकश, बड़ा ये मामला गरमाया जा रहा है। अब हालात क्या चल रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, बहुत सी बात हो रही है। हम तमाम बातों का अहाता करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। बहुत सर, पहला सवाल ये है, औरंगाबाद की अगर मैं बात करूं, इम्तियाज जलील साहब पर बेपनाह एक इस्लामाबाद की बौछार चढ़ रही है। बीजेपी के एजेंट कहा जा रहा है, मांडोली प्लेयर कहा जा रहा है, पैसे लेने देने की बात हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये तो चल रहा है, ऑन कैमरा चल रहा है। क्या कहेंगे इसके पर आप? अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत। क्या बात है। कौन है वो लोग इल्ज़ाम लगाने वाले? बहुत दूध के धुले हुए हैं क्या? कौड़ों के भाव में बिकने वाले ये लोग अपने ज़मीर को मुर्दा कर लिए, जिन्होंने कौम और मिल्लत के सौदे कर रहे ये लोग इम्तियाज़ जलील साहब जैसी शख्सियत पर दागदार करने की कोशिश करेंगे, उनके किरदार कशी करने की कोशिश करेंगे। बताइए मेरे को, ऐसा कौन सा मसाइल और ऐसे कौन से इश्यूज़ थे उम्मत मुस्लिमा के जिसको इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरी ईमानदारी से असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट में नहीं उठाया? बेगर्ज हर इशू को उठाया। कौम और उम्मत का तो छोड़ दो, आपने किसानों की बात को उठाई, आपने वृद्धाओं की बात को उठाई, आपने महिलाओं की बात को उठाई, आपने बुजुर्गों की बात को उठाई। ऐसा कौन सा इशू जिसमें ईमानदारी से उन्होंने क़यादत नहीं की? और जो लोग आज इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी कर रहे हैं, कौन है ये लोग? आपकी के पार्टी के 10 साल काम, 10 साल आपके साथ में रहे साहब। हमको बुरा कहने वाले लोग अपने गिरेमान में अगर मुंह डालेंगे तो बड़े बेआबरू हो जाएंगे। खुद से उनको घिन आने लगेंगे, खुद से शर्म महसूस होने लगेंगी। इम्तियाज़ जलील साहब का किरदार पूरा बेदाग, इम्तियाज़ साहब की क़यादत बेदाग, इम्तियाज़ साहब का कहना खुली किताब। तो इम्तियाज़ साहब ने जो भी क़यादत की, ईमानदारी से क़यादत की और बिल्कुल मैं तो कहूँगा नेक नियती से और दयानतदारी से की। लेकिन साहब उनके ऊपर तो आरोप इस तरह से भी लग रहे हैं कि साहब जो है तो फडणवीस साहब का फ़ोन आता है तो एक किस्म उठा लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चल रहा है। देखिए, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इस प्रदेश के आप वज़ीर दाखिला जी, होम मिनिस्टर जी और गृह मंत्री हैं जी। और अगर उनसे किसी इशू पे बात हो जाना या उनका इम्तियाज़ साहब से बात हो जाना, अच्छा तो ये क्या जो लोग को मालूम है 2 बेल पे उठती और 3 बेल पे उठती, तो इम्तियाज़ साहब की वो बांदी है क्या, रुदाली है क्या, सखी है क्या, सहेली है जो 24 घंटे चिपकी हुई रहती, उसको मालूम 2 बेल में उठ रहे, 3 बेल में उठ रहे? ये सब कहने के मंतक वाली बातें हैं। लेकिन देखो, प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री रहेगा, प्रदेश का अगर वज़ीर दाखिला रहेगा, प्रदेश का अगर कोई वज़ीर तवानाई रहेगा, प्रदेश का अगर कोई मिनिस्टर रहेगा, तो आप विपक्ष में रहने के बाद या आप अगर एमएलए है या आप किसी संवैधानिक पद पे है, तो इनसे मिलके ही तो आपके काम होंगे, इनसे मिलके छूंगे ना काम। सरकार में साहब अब ये कौन से नौसिखे लोग आ गए कि नई नई बातें कर रहे हैं कि उनको अरे उनसे क्यों मिले, अरे इनसे क्यों मिले? हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं जी, संविधान के अधीन है हम, बिल्कुल सही। और जितना भी काम चलता है हुकूमतों का तो सब संविधान के अंदर चलता है, सब डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है। विपक्ष के पूरे काम डेमोक्रेटिक तरीके से चलते हैं। उस माध्यम से अगर इम्तियाज़ साहब ने बात की और इम्तियाज़ साहब ने काम करा के लिए, कौन सा गुनाह है? आप भी अगर रहेंगे तो आपको भी यही करना है, मैं रहूँगा तो मेरे को भी यही करना है, इल्ज़ाम लगाने वालों को भी यही करना है। लेकिन साहब डॉक्टर गफर खादिर साहब, उनके जो समर्थक है, चाहने वाले हैं, ये बात गश्त कर रही है कि भाई जो बंदे ने 10 साल खिदमत अंजाम दिया, रुपया पैसा खर्चा किया, अपना वक्त लगाया, और उनके एक बड़े सहानुभूति के क्या बोलेंगे अल्फाज बड़े थे, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी का आखिरी लेशन है, तो क्या बेहतर उनको दे दिया जाता, ऐसा उनका समर्थक को कहना। देखिए, सबसे पहली बात तो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस से 2014 में इनको टिकट नहीं मिला तो आप एमआईएम के पास आए उस वक्त 2014 में। अब जो आज इतनी दुहाया दे रहे, तो अब मैं बहुत सारी बातें खोलूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि तो हमारा सवाल है साहब, मेरी आदत है सच बात करने की। 2014 में इनको टिकट किसने बेचे? हमसे पूछिए ना, जो कह रहे कि मैंने बहुत काम किया, मैंने तो पैसे, भाई आपने खरीदो फरोख्त कर, आपने पैसे भेजा, खर्चा करे, आप उसके जवाबदार हैं। और जैसे पार्टी को कोई पैसा नहीं लगाए, पार्टी को कोई पैसा नहीं लगा, तो खुलेआम करे साहब। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। हर बार कंट्रीब्यूशन हुआ है पार्टी के नाम पे, हर बार कारपोरेटर ने उसके अंदर हिस्सा लिया है। आपने भी लिया है सर?
मैं डंके की चोट पे, और हर बार हमने पैसे दिए, कारपोरेटर्स ने पैसे दिए, 25 सबने दिए, 26 कारपोरेटर्स ने पैसे जमा कराए। ये पार्टी के अंदर की बात है। अब वो इल्जाम लगा रहा था, मैं तरदीद कर रहा हूं, पैसा हमारा, नाम तुम्हारा। तो साहब उन्होंने दिए होंगे ना, जब आप दे रहे थे। पैसा हमारा, नाम तुम्हारा, ये भी तो इस्लाम में हो सकता है साहब, बहुत बड़ा। पैसा हमारा, नाम तुम्हारा, सच्चाई है, यही हकीकत है। आप 26 से पूछो, हमारे शहर सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब से पूछो, हमारे ज़िला सदर जाके आप हमारे समीर साजी साहब से पूछो। जी देखिए, आप तंजीम के अंदर हैं जी, और तंजीम को अगर, ठीक है, हमारी तंजीम के पास में उतना वसाइल नहीं है, माल ज़र उतना नहीं है जी, तो हम लोगों की मदद से एक दूसरे को लेके ही चलते हैं। इसी तरीके से चलता है कारोबार, इसी तरीके से चलता है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि पार्टी मैंने चलाया, पार्टी को मैंने लगाया, सब झूठ, और कोई पार्टी का काम नहीं हुआ। जी आप महाराष्ट्र के अंदर जितने यूनिट थे आप मालूम करो। आज हम बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा जी, लेकिन गलत बयानबाजी मत करो। 2 बार आपको मौके दिए जी, इसी पार्टी ने, आपको शोहरत दी, आपको इज्जत दी, जी, आपको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया इसी पार्टी ने। जी, वरना मैंने 2 इलेक्शन लड़ा, 2 इलेक्शन हारा मैंने। जी, मैं अपक्ष लड़ा, मैं आज़ाद लड़ा, लेकिन जब पार्टी का टिकट मिला तो हमारी क़ुव्वत बढ़ी, हमारी ताकत बढ़ी, लोगों का इत्तेहाद मिला, कामयाबी मिली। तो देखिए, जब तक पार्टी में थे तो हम दूध के धुले हुए थे, और पार्टी से हटते के साथ ही पार्टी कैसी बुरी हो गई, लोग कैसे बुरे हो गए। जी, अभी जो इतने इल्ज़ाम लगा रहे हो इम्तियाज़ जलील साहब पे, जी, जी, पार्टी के लोगों पे, 3-4 महीने पहले इम्तियाज़ जलील साहब के ऑफिस के ऊपर मीटिंग हुई, जी, बड़े बगलगिर हो रहे थे आप। हम तो अंदर से दोनों एक हैं, हम तो ऊपर से दिखाते, हम तो राजकारण करते, इनके अल्फाज है, पूछो इनसे अगर मैं गलत कह रहा हूँ। ये बात हुई थी। अरे भाई, पूरे लोग मौजूद थे वहाँ, मैं गलत बात क्यों करूँ। जब तब सियासत कर रहे थे कि अब सियासत कर, जी, तब सच बोल रहे थे कि अब सच बोल रहे। जी, तय तो आपको करना है, आप कब सच बोल रहे थे। तो आपको नहीं लगता साहब कि जब डॉक्टर साहब आप मैदान में आ गए तो एमआईएम को खतरा पैदा होगा? देखिए, तंजीम की ताकत होती है, तंजीम की क़ुव्वत होती है। मैंने इस गलत फहमी में नहीं रहना कि मेरे को 80,000 वोट मिल गए तो मेरी जागीर थे वो। ये हमारे बहन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जी, जनाब बैशर असद अवीज़ साहब के काविशों के वोट है, हबीब मिल्लत जनाब अकबर अवीसी साहब की मेहनत की वोट है, और हमारे फ़ख्र महाराष्ट्र इम्तियाज़ जलील साहब ने जो क़यादत की वो उसके वोट है, यानी कि तंजीम के वोट है। जी, 81,000 वोट मिले थे ना? मिले थे, बिल्कुल मिले थे। घोड़ा मैदान सामने है, घोड़ा मैदान सामने, जमानत में बच गए तो हम समझेंगे आप जीत गए। लेकिन आप ये बूढ़े साहब, लेकिन उधर से तो इस्लामाबाद अगर आपके मुखालिफ की तरफ से कि आपके बारे में जो है तो इम्तियाज साहब की जमानत जब्त होने वाली है, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। आप इलेक्शन का माहौल है, कुछ भी कहने की आज़ादी रहती है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये आप गाना गा रहे हैं कि शेर शायरी कर रहे मैं हैं? तो उनके सामने को हंसी आ रही है उनकी बातों के ऊपर जी, कि दिलो जान से जो लोगों ने सरों पे उठाया है, हम रोज़ फिर रहे हैं। जी, हम 8-8, 10-10 किलोमीटर इम्तियाज जलील साहब के साथ हर घर पे गोशे गोशे में जा रहे हैं। जी, लोग कैसी दुआओं से नवाज रहे हैं और कैसा यकीन दिला रहे हैं, हमको मालूम है। और हमको तो ऐसा स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है जमानत किसकी जब्त हो रही है, 150 वोटों में कौन गिल रहा, जी, और कौन किसको वोट नवाजने वाले लोग। इम्तियाज जलील साहब की जब रैली निकली तो लोग देखो आप आके, जी, जब उनके जलसे होता आप लोगों से देखो आके। जी, आप तो दावतें दे के बुला रहे तो कोई आ रहा नहीं, पैसों के लालच दे रहे तो कोई आ रहा नहीं, फुकट कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये सारा खेल दिल से होता है। क्यों, क्या वजह है कि लोग इम्तियाज जलील साहब को मान रहे, जी, क्या वजह है कि इधर नासिर सिद्दीकी साहब को लोग चाह रहे और मान रहे। जी, इसके वजह यह है कि नासिर सिद्दीकी साहब ने 5 साल लोगों के वोट लेने के बाद, शिकस्त मिलने के बाद भी जी, 5 साल तक उनके बीच में काम किया, लोगों की तर्जुमानी की, उनकी आसानियां पैदा की, तब आज लोग उनको शाना बशाना उठा रहे हैं। उसी तरह इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरह लोग, अभी का वाकया है, जी, ईद उल जुहा के मौके पे आप थे जिनसी पुलिस स्टेशन के अंदर, हमने खुद न्यूज़ कवर किए थे साहब। बराबर है। जी, जब कौम और मिल्लत और उम्मत के ऊपर फरीज़े में रखना अंदाजी पैदा करने की बात हुई, आप तो एमपी नहीं थे इम्तियाज जलील साहब, जी, लेकिन आपकी आवाज़ पे, मेरी आवाज़ पे लब्बैक बोल के आए नहीं आए, आए थे, कौम की क़यादत करे नहीं करे, करें, हमको आसानियां पैदा करे नहीं करे, बिल्कुल करें। यही वजह है जो लोगों के दिलों में जगह बनाई इम्तियाज जलील साहब ने। और देखना इंशाल्लाह आज का मेरा आपका ये दिख लो, 25 से 30 हज़ार की लीड से इम्तियाज जलील साहब चुन के आएंगे। साहब ठीक है, चलो ये बात समझ में आती है कि आपके यहाँ झगड़े थे, नाराज़गी थी, टिकट मिला नहीं मिला, बात सही है।
लेकिन ये भी बात सही है कि इम्तियाजी साहब ने दलित समाज, बुद्ध समाज के लिए बहुत कुछ किया है जी। ये कड़वा सच है कि कुछ मुसलमानों को ज्यादा ही किया, ये एक सच्चाई है, इसके सबूत भी है। क्या वजह है फिर अरुण बोड़े साहब ने इस्तीफा दे देते हैं और उनके ऊपर आरोप, वो भी एक आरोप लगाते हैं, वो तो क्या क्या, वो तो मैं बोल ठीक नहीं लग रहा साहब, वो भी कह रहे हैं कि पैसों का लेन देन है, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। हो गया। अरुण बोड़े साहब को दिल पे हाथ रख के बोलना, आप जवाब दीजिए कि आपको जब विरोधी पक्ष नेता बनाए तो आपने 1 रुपये दिए थे क्या? इसमें पैसे कहाँ लगते साहब? सुनिए ना मेरी बात सुनिए। फिर लगे रहे कहाँ, फिर पैसे की बात आ रही क्यों? पैसे कहीं नहीं लगते, लेकिन जब मेरा मफाद हल नहीं हुआ तो फिर पैसे की बात आ जाती। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा मसला है। अच्छा। आपको टिकट दिए तो 1 रुपया नहीं लिए जी। आपके वास्ते जब जब जन आंदोलन के आप पे जब भी मुसीबत है, पुलिस स्टेशन का घेराव करे तो किसी ने पैसे नहीं लिए आपसे। जी। आपको भी राहत तंजीम में पूरी कुव्वत और ताकत आपको बख्शी। आज आपको पिछली बार टिकट दिया पार्टी ने जी। पश्चिम से आपको टिकट देने के बाद में मुस्लिम समाज के आपको 40 से 40 हज़ार के लगभग वोट मिले जी। आपके समाज को वोट आपको नहीं मिला, हमारी गलती है क्या उसमें? आप सक्षम नहीं अपने तो वो वजह से वोट नहीं दी, वो टिकट वजह सुनिए ना आप मेरी बात, कि आपके समाज के वोट आपको नहीं मिले जी। और इस बार का इलेक्शन बड़ी टैक्टिस का इलेक्शन है जी। बलाओ ने जमाना सामने इलेक्शन लड़ रहा है जी। और वहां पर जो लोग रहते हैं उनके दिलों की तर्जुमानी, उनके दिलों की ढारस बांधेंगे नहीं बांधेंगे? आप मानना पड़ेगा साहब। जो लोगों ने आपको 40,000 वोट दिए उनकी बात का दामन थामेंगे कि नहीं थामेंगे? आप बिल्कुल थामेंगे। वहां के लोगों ने ऐसा सब तक शिकायत की, शिकवे की कि साहब इस बार के इलेक्शन में अगर आप ऐसा कोई उम्मीदवार दो जो दलित और मुसलमानों को वोट मजबूती से ले और इस एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार को हराए जो मलाऊ ने जमाना है, तो कैंडिडेट नहीं मिला फिर आपको? सुनिए ना मेरी बात, वही बात मैं आगे करूँ। या फिर स्ट्रेटजी चेंज कीजिए जी, और या नहीं तो फिर अपने मुस्लिम वोटों का बंटवारा मत होने दो, मुस्लिम वोट एक तरफा जाने दे जी। जो हमको जैसा आपने बताया कि हम पे इल्जाम लगता है हम तो बीजेपी के हैं, हाँ। हम तो आरएसएस के हैं, हाँ। हम तो ना जाने अल्लाह लग रहे साहब, लग रहे। सुनिए ना, हम कहाँ के हैं। अब तो हमने पश्चिम में टिकट ही नहीं दिया जी, जी। इसका रास फायदा किसको मिल रहा हुआ? बोलिए आप ही बोलिए। संजय सिरसाट को मिला या राजू शिंदे को मिला? सिरसाट को किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकता, शिंदे के उम्मीदवार को किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकता, जो रामगिरी महाराज का सपोर्ट कर रहा है उसको मिल सकता क्यों? नहीं, वोट नहीं उधर नहीं आ सकती, ये बात सही। मुस्लिम वोट तो नहीं जाएंगे, ये बात पक्की है। हाँ। तो फिर ये वोट कहाँ जा रहा? राजू शिंदे साहब को जा रहे फिर ये कौन से अलायंस से खड़े हुए? महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस से खड़े हुए। इंडिया अलायंस। हम किसकी टीम हुए? इंडिया अलायंस। मतलब हम किसकी टीम हुए? अच्छा, वो एंगल से सुनिए मेरे, खुला सामने सबूत है, कुछ बाकी रहा इसमें? कुछ भी बाकी रहा क्या? आपने तरफ कर उसको तो वोट नहीं मिलते। हाँ, ये सही है ना, तो उसको तो वोट जाएंगे, जग जाहिर है। तो ये वोट सीधा इंडिया अलायंस को जाने वाला है। ये हमारी हिकमत अमली है। यानी कि अगर आप जाती मफाद पे नाराज हो जाएंगे और सियासत को सियासी नजरिए से दूर अंदेशी से नहीं चलने देंगे तो ये आपकी कमी, आपकी गलती। लेकिन सर वो उस टिकट को लेकर भी अच्छा याद दिला दिए, मुझे याद आ गया, मैंने फेसबुक उस पर पढ़ा हूँ, उसके अंदर भी आरोप लग रहे हैं इम्तियाजी साहब के ऊपर, कोई बड़ा 2 करोड़, कोई बड़ा 4 करोड़ को लेकर बोले वो सीट नहीं दिए। हो गई बात, इस्लामत की हो गई बात जी। अच्छा, देते तो नतीजा क्या आता आप बोलिए? वो तो सवाल ही नहीं आ रहा, वो तो जीत पक्की थी उधर, उसकी पक्की थी। 100% उससे 5 करोड़ लीजिए क्या? तो ये बात है तो चलने वाली है। आपको घोड़े पे भी नहीं चलन देंगे, पैदल भी नहीं चलन देंगे लोग। अगर सबूत है तो सामने लाओ, अगर कोई पुरावा है तो बिल्कुल सामने लाओ, और नहीं है तो किरदार कशी मत करो। मतलब साहब ये आपकी बात से एक बहुत बड़ा, एक मैं समझता हूं कि मैं खासकर दर्शकों से कहूंगा कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो। एक हिकमत अमली के साथ ये साहब की गवाही है, एक शहादत है, और ये मामूली शख्सियत नहीं, प्रवक्ता है, नोट कीजिए इस बात को। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात ये है कि आप पूरा घमासान तेज हो रहा है, कई मुसलमान खड़े हुए हैं, सारी बात है, और खाद्दा साहब ने कहा कि भाई बीजेपी के इशारों पे खड़े हुए हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा जमहूरियत है, डॉक्टर बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है। अब क्या जवाब देंगे आप? अधिकार यही रह जाता क्या? अधिकार यही दिखता, हक यही दिखता, कहा जा रहा फिर? अरे भाई तेको तो आंदोलन करने के भी अधिकार दिए ना। हाँ, ये बात सही है। जिनके वोट लेने के लिए आ रहा है, कभी उनके लिए कोई आंदोलन किया क्या? ये खड़े रहने वाले पूछना चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं तो उनके लिए ना, वोट कब मांगने आना? अधिकार मेरे को तो मैं कुछ भी करूंगा क्या? मैं क्यों नहीं खड़ा रहा? आप क्यों नहीं खड़े रह रहे? देखिए जितने लोग खड़े हैं, ये जो कह रहे हैं कि हमको अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया, बिल्कुल सही बात है। अधिकार एक ही जगह गिनता है, मफाद की जगह। जब कौम और मिल्लत के ऊपर परेशानी आती है तो वहां तेरे अधिकार कहां चले जाते भाई? जब राहत दिलाने का काम आता, आंदोलन करने का टाइम आता तो भाग जाते। जब एजिटेशन करने का टाइम आता तो ये लोग भाग जाते। जब प्रोटेस्ट काम करने का टाइम आता तो ये लोग भाग जाते। जब पुलिस केसेस होते हैं तो ये भाग जाते।
लाठी खाने का टाइम आता तो ये लोग भाग जाते हैं। तो फिर ये लोग क्या सिर्फ बकरीद के लिए पाले जाएंगे? बोलिए ना मेरे को। सर मैं भी समाज में घूमता हूँ, काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि भाई जब ये फार्म वापस ले, डेट आने से पहले आप इमाम की तरफ से ये लोग घरों पे जाके अच्छे अंदाज से बातचीत करके बिठाने की कोशिश करना की। वो लोगों का कहना है कि मतलब बाहर से हवाई चढ़ रही है कि भाई हमको इज्जत नहीं दी गई, हमको बुलाया नहीं गया, हमको बिठाया नहीं गया। अंसारी साहब, उम्मत की खातिर इतना गिड़गड़ा गया इनके सामने कि रोने की नौबत पे ला लिए थे लोगों ने। ये जाति मफाद परस्त लोग ये बात करेंगे, ये चंद टुकड़ों में बिकने वाले। आप अगर ईमानदारी से जाके अगर इनका पूरा डाटा निकालेंगे, जिस दिन से खड़े आज तक इनके पूरे व्हाट्सअप कॉल निकालो, इनके पूरे आप कॉल डिटेलिंग निकालो जी। अगर कामगार भवन से इनको अगर कामगार भवन के ऑफिस से कामगार चौक के ऑफिस से अगर इनको नहीं फोन आया तो फिर मेरे मुंह पे थूक के देना। तो बहुत जिम्मेदारी से बड़े आदमी। मैं बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से। फॉर्म किसने भरा, किसकी गाड़ी में फॉर्म भरने को, ये यहाँ तक की बात है। डिटेल है आपके? अरे सारी चीजें सामने आएंगी, भी मंजर आम पे। और देखिए, कौम और मिल्लत के सौदा करने वालों को कौम और मिल्लत ने छोड़ना भी नहीं चाहिए। सियासी तौर पर इनकी वो दुर्गत बनाओ, इनको 2 वोट के लिए मोहताज कर दो। बड़ा सीधा हिसाब लगाया सामने वालों ने कि 15 लोगों को खड़े कर दो। अगर 200 वोट भी काट ले तो कितने वोट कट रहे बताइए मेरे को। 3000 के आसपास चले। और अगर खुदा ना खास्ता 1001 से तुम्हारी हार जीत हो गई तो गए। इनकी तो आज़ादी, इनका संविधान, इनकी बड़ी बड़ी बातें मायने रहने वाली है क्या? ये धंधे कर रहे हो, ये धंधे कर रहे हो। मगर सर एक बात ये भी है कि उनके खासदार साहब के क्षेत्र में, इम्तियाज़ जलील साहब के क्षेत्र के अंदर जो है तो अफसर खान साहब है, हमारे इशाम उस्मानी साहब है, इशाम उस्मानी साहब ने भी जो है तो औरंगाबाद के लिए बड़ी कुर्बानी दी नाम के वास्ते, जेब से पैसा लगाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो कहने के मुसलमान उनकी कुर्बानी को नहीं भूल सकता ना साहब। नतीजा बताइए मेरे को कि इससे पहले लोगों ने लड़े नहीं? लड़े कि इसके पहले लोगों ने माले जर लगाई नहीं? लगाए ना। एक आदमी तनहा लड़का नहीं होता। आपने किसी मफाद के लड़े तो इस इलेक्शन के लिए लगाए थे क्या? बोलना था खुल्ला कि हमें पैसा लगा रहा, मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा। मेरे को लोगों ने, उन्होंने तो पार्टी इस्तीफा दिया है साहब। अरे भैया तो क्या हम पे एहसान करे क्या? आप हमसे पूछ के थोड़ी गए थे कांग्रेस में? अच्छा, हमसे पूछ के गए थे क्या? ना हमसे पूछ के आपने इस्तीफा दिए। कुर्बानियाँ सबने दी, जो हमारी अजीम कुर्बानियाँ हैं उनकी तो खातिर में भी नहीं रहती वो कुर्बानी। जो हमने एजिटेशन चलाए, जो हमने प्रोटेस्ट चलाए, जो हमने आंदोलन छेड़े और जो मुसलसल जारी रहा और हर तरीके से लड़ा हमने। आप देखिए, कुर्बानी नहीं बोलना, कुर्बानी का अजर मिलता जी। आप मुआवजा मांगने के लिए आए हुए जी। अब मुआवजा मांगने के लिए आए तो इसका मतलब आपने कुर्बानी दिए नहीं, सिर्फ आपने सौदेबाजी करे। फिर दूसरे उम्मीदवार ताकत अफसर खान साहब, उन्होंने भी किराड़पुड़े के अंदर जो है तो 82-100 के आसपास लोगों की जमानतें लेने में उनका रूल रहा। देखिए, वो भी तो कहीं ना कहीं मुसलमान बुला नहीं सकते ना। अंसारी साहब, लोगों को जेलों से छुड़ाने की बात मैंने बहुत बार सुन लिया, हमने बहुत देर के दुबका ले। ये हमको नहीं सिखाने नौटंकियाँ किसी ने। अगर इस शहर के अंदर मोहसिन को, मुखिद लोगों को, जेल में बंद लोगों को, जी, सलीम कौम से बड़ा तो मेरे को नहीं लगता इस शहर के अंदर कोई होगा। जानते हैं आप सलीम कौम? पहचानता हूँ साहब, वाइट ड्रेस में रहते हैं हमेशा, मैले कुचेलर लिबास। औरंगाबाद में उनसे बड़ा कोई हो सकता क्या? ने नाम कुर्बानी मैंने देखा भी उनको। उसकी अजीम कुर्बानी थी, जो बेचारे ने कौम और मिल्लत से कभी मुआवजा नहीं मांगा, छोड़ दिया सब अजर पे सलीम कौम ने। उसके बाद इस शहर के अंदर मैंने देखा अकबर पटेल, मरहूम अकबर पटेल, शहीद अकबर पटेल साहब, जी जी जी, हजारों लोगों को छोड़ा है। कभी इंतखाब लड़े क्या उन्होंने? कभी 2 वोट मांगने को कौम के सामने आए क्या? तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कौम और मिल्लत की मदद की जी, लेकिन कभी कौम और मिल्लत से वोटों की शक्ल में मुआवजा नहीं मांगा जी। और जो मुआवजा मांगते हैं उन्होंने अजर की बात नहीं करना। मगर वो तो साहब अपने लोकशाही हिसाब से आ रहे ना, तो फिर बोलिए ना, लोकशाही हिसाब से करे ना। फिर ये लोगों ने, ये जो लोगों के मैं नाम लिया बेचारों के, जिन्होंने लोगों के बीच लोगों को आसानियाँ पैदा करे, जिन्होंने लोगों को छोड़ाया, जिन्होंने जो लोगों से जेल को रिहा, आज उनकी हालत क्या है देखो बेचारों की। और कभी उन्होंने जबान के ऊपर नाम तक नहीं लाए कि मैंने कौम के ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ाए बोले, कभी नहीं लाए। सबर मध्य में अगर चलिए ये होगा अपने पूर्व की बात, अब मध्य में आ जाते हैं। मध्य के अंदर जो है तो जाहिद कुरैशी साहब, जो एमआईएम के फाउंडर मेंबर कह सकते हैं हम इब्तिदाई तौर से, उनकी बड़ी खदमात रही, बड़ी कुर्बानियाँ रही। और जो भी उनका एक वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अम्बेडकर साहब का जो मामला रहा, वो अपने हुजूर शाह सल्लम के जो बिल को लेकर मुसलमान और ख़ासबार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए, वहाँ पर बेबाक तरीके से बात किया, उनका दिफा किया। तो कहने का मुसलमान इस बात को फरामोश कैसे कर सकेगा? देखिए, ये बात जो है ना, हम कई दिन से उठा रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन का एक बिल बनना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। जी। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहाँ डिमांड करी है और उनकी तोती मजमे में कहाँ बच गई हमको पता नहीं। जी। आपका एक एमएलए नहीं है कि एमपी नहीं। जी। आप सिर्फ आए बाश आए हाके चले जा रहे हैं।
और आप आज जो तो जब भी उम्मीदवारों को खड़े कर दे रहे तो मुसलमानों के खिलाफ इलाके खड़े कर दे रहे। जी बराबर है। पार्लियामेंट के इलेक्शन की इनकी पूरी स्ट्रेटेजी आप देख लो, असेंबली इलेक्शन के अंदर की पूरी स्ट्रेटेजी आप देख लो। तो ठीक है, आप अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की आपने बात की है, जी भाई वो अजीम बादशाह गुजरे जी। हैं, वो तकवा गुजार थे, जी। वो मुत्तकी परहेजगार थे। किसको इस बात से बाहर है, किसको इस बात से बाहर है? जी। और ज़रूरी नहीं है कि हम कैमरे लेके नहीं जाते। जी आपको क्यों जरूरत पड़ी कैमरे लेके जा रहे हैं आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के ऊपर, फिर वहाँ से निकल के बयानबाजियाँ कर रहे हैं? जी अगर दिल से चाहते तो कीजिए। जी। और हमारे पास तो सालेहीन और जितने भी बुजुर्गान दीन है, ये सबका बड़ा ऊंचा मर्तबा है, किसको इनकार है इस चीज़? लेकिन साहब आप थोड़ा पर्दी जैसा साहब तरफ आ जाते हैं कि उन्होंने भी जो है तो ईदगाह के लिए 1 करोड़ का फंड लाए और काफ़ी मेरा समझता हूँ सैयदा कॉलोनी के अंदर 2-4 बड़े बड़े रोड को बनाने में उन्होंने अपना ताउन दिया। तो आप मुसलमान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सोचेंगे ना? नहीं, देखिए ख़ास बात क्या है मालूम क्या है कि ओल्ड सिटी के अंदर जी चाहे प्रदीप जायसवाल साहब हो या अतुल सावे साहब हो, जी, इन्होंने काम करने के साथ में जो है तो बहुत बड़ा भेदभाव करे। वो तो काम करे बड़े ना, 1 करोड़ ईदगाह फंड लाए बड़े साहब। तो जाइए फिर आप चौश कॉलोनी के अंदर का काम किसने करा देखिए, जाके देखिए आप सईदा कॉलोनी के अंदर काम किसने किया देखिए, जहांगीर कॉलोनी के अंदर काम किसने किया देखिए, रसूल में काम। ये मैं प्रदीप जायसवाल साहब के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जी। क्या वजह है कि फिर बारूदगर नाले के आसपास काम नहीं हुआ? क्या बात है कि बुढ़ीलैंड के अतराफ के वार्डों में काम नहीं हुआ? वो उन्नति के, वो डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं हो जिसकी हमको जरूरत है? और ठीक है, उसी के साथ साथ बताओ उनको कितने मुसलमानों को रोजगार दिलाया आपने, बताओ आपको कितनी कल्याणकारी योजनाएं माइनॉरिटीज के लिए लाया आपने। लेकिन कुछ मुसलमान तो उनके साथ में नजर आते हैं। नहीं देखो, देखिए मुसलमान अगर साथ में है तो ये उनका ज़मीर है, वो उनकी आज़ादी है। जैसे आपने कहा संविधान ने आज़ादी दी है, हाँ बराबर। ऐसी बात करके तो कौम को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत लोग जी। हैं। अगर इसमें से चंद लोग उनके पीछे फिर रहे तो क्या उनको हम पूरी कौम और समाज थोड़ी समझ सकते? जी ये हकीकत है। ठीक है साहब, ये बात तो हुई हमारी तमाम सियासी पहलू पर हमने गुफ्तगू करे। अब सवाल ये है कि ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे, नए मुद्दे बोलिए आप, पुराने नहीं, जहां पर आप दमदार तरीके से जनता के बीच में जाने वाले। बराबर है। जी। मुख्यमंत्री कौन थे प्रदेश के? लोगों ने किसको चुना था? मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे पहले, हाँ जी जी, कौन उनको तोड़ के भाग के आया? सबको पता है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को तोड़ के लाए ना। जी। किस मकसद के लिए लेके आए? अब कई मकसद है साहब उसके अंदर। नहीं, प्रदेश की बहुत उन्नति होंगी, हाँ। हिंदुत्व मजबूत होगा, ये बातें थी ना। बिल्कुल थी। प्रगतिशील महाराष्ट्र होगा, बिल्कुल। घंटा करे घंटा, पूरा भ्रष्टाचार करे। आपने देखा होगा ठाणे के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर गोलियां चल रही है। हुआ ये वाकया मुंबई में हुआ। जी जी। तो यानी कि लॉ एंड ऑर्डर नाम को नहीं, बराबर है, बेरोजगार को रोजगार नहीं। जी। और महाराष्ट्र के अंदर जो बड़े बड़े उद्योग आए थे, जी, जो बड़े बड़े उद्योग 9 से 10, अगर ये उद्योग महाराष्ट्र में लग जाते तो हजारों नौजवानों को महाराष्ट्र की नौकरियां मिलती थी, कारोबार मिलता था, रोजगार मिलता था। जी। ये पूरे बड़े बड़े उद्योग ये बीजेपी का फडणवीस और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री और अमित शाह ने ये सब उठा के सूरत और भड़ूच यानी कि गुजरात को लेके चले गए। कोई बोलने वाला नहीं इसके ऊपर, मुंह खामोश। क्यों? तो हमने गद्दारी करके हुकूमत बनाए, हमको सत्ता में आना था। फिर महाराष्ट्र के वोट ये किस मुंह से मांग रहे बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाले? अरे महाराष्ट्र को तो तुमने बेरोजगार करके छोड़ा, महाराष्ट्र को उद्योग तो पूरा तुमने बाहर लेके चले गए। ये सारे इश्यूज हमारे पास मौजूद है जिसके ऊपर एमआईएम पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली है। प्लस जितने पिछड़े हुए लोग हैं, जितने किसान हैं और जितनी महिलाएं हैं उनको सुरक्षा की बात करना है, जितने नौजवान हैं उनको रोजगार की बात करना है। और ख़ास तौर से मुसलमान लड़के और लड़कियों की बात है कि जब वो केजी से अगर एजुकेशन अब्रॉड तक पढ़ना चाहते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड है। इन इश्यूज़ के ऊपर हम इलेक्शन लड़ने वाले। देखिए साहब, जैसा आपने सरकार की बात की, उन्होंने लाडली बहन है, लाडला भाऊ है, लाडला जवई है, लाडला सास है, पता नहीं कितनी कितनी योजना लॉन्च करे, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। कोई योजना लॉन्च नहीं करे उन्होंने। 4 साल में जब चुन के आए और जब ये बन गए तो आपस में इनकी रस्साकशी चलती रही। फडणवीस साहब का मुंह इतना सा होगा था जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाए तो इनको तो सबको सत्ता हाथ में होना था भाई, जनता की किसको फिक्र पड़ी थी? जी। देखिए एक ही बात मैं आपके सामने कहता हूं, प्रधानमंत्री ने एक झूठी बात कही थी जी। एक झूठा नारा दिया था जी कि मैं 2022 तक पूरे किसानों की इनकम को दुप्पट कर दूंगा जी। बराबर उठाए दे आवाज। उसके लिए उन्होंने अशोक दलवाई कमेटी बनाई थी जी। अशोक दलवाई कमेटी ने पूरी रिपोर्ट इनके पास सादर कर दी। 2022 तक पूरे किसानों की, हमारे जितने जी, खासतौर से मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा जी, उनकी आय, उनकी इनकम दुप्पट हो जाना चाहिए था जी। फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब, लाडली बहनों को 1500 की जरूरत नहीं है,
घर में बैठे हुए नौजवान को रोजगार होना चाहिए, किसानों की इनकम दुप्पट होना चाहिए थी। जी इसके प्रस्ताव अगर तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक लेके जाते तो हम भी मानते थे तुम कुछ काम करने की कोशिश कर रहे। जी जो वादे करते वो काम नहीं करते, जो बातें करते बकवास करते। इन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन होने वाला है साहब। लेकिन कल ही मैं शहर में घूम रहा था, लोगों ने कहा कि खासदार साहब ने बड़ी बोले शान के साथ जो तो घर की योजना का मुद्दा उठाए थे, पार्लियामेंट में उठाए थे। आज तो कोई उस पर आवाज उठाने को तैयार नहीं। देखिए वो योजना पिछले उस वक्त के 2000 कौन सा वक्त में कोई ध्यान में 22 या 23 की बात है। जी जी ये योजना लैप्स हो रही थी, जी यानी कि खत्म हो रही थी। जी इस योजना को अगर किसी ने जिंदा करा तो एमपी इम्तियाज जलील, सैयद इम्तियाज जलील साहब जी पूरे यहाँ से ऑफिसर, जिम्मेदार ऑफिसर्स को दिल्ली लेके गए। आपको मालूम है बात? अब पेपर में भी आया पूरा डीपीआर तैयार करा। ये योजना खत्म नहीं होती, ये जिंदा है योजना, जी सिर्फ डिले हो रहा है। लेकिन जितने भी लोगों 40 से 54 हज़ार लोगों को घर मिलना ही मिलना है। जी ये काम इम्तियाज जलील साहब ने किया हुआ है और इंशाल्लाह इसका फायदा लोगों को मिलेगा। सर ये आखिरी सवाल है मेरा। आज आपके मुखालिफिन बोलिए जो भी है, क्योंकि राजनीति का माहौल है, सियासी माहौल जो यहाँ का पारा बढ़ा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि भाई इम्तियाज साहब से कट पेंगे, कोई सड़ पेंगे, ऐसी तरह की अफवाह गर्दिश करी। कैसा देखते हैं आप इन बातों को? देखिए इम्तियाज जलील साहब ने आमदार बनने के बाद, खासदार बनने के बाद में आज आप और हम जो बगैर लोड शेडिंग के हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे, इम्तियाज जलील साहब की बदौलत धरने आंदोलन करे, जी जी केस आंख पे लिए। उसी के साथ साथ रास्ते टूटे हुए जी। थे, उसके लिए धरना आंदोलन रेलवे स्टेशन पे रोक के पूरे रास्ता रोके थे। बिल्कुल बिल्कुल। केसेस आंख पे लिए, शहर के रास्ते दुरुस्त कराए। पानी के लिए कई बार आपने देखा हमने जो तो आंदोलन करे, केसेस आंख पे लिए। वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर क्रांति चौक पर एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ अतिक्रमण कर रहा था, उसको उगाड़ के फेंट के वक्फ बोर्ड का नाम प्रॉपर्टी पे लेके आए। केसेस हमारे आंख के ऊपर हुए। ये प्रोटेस्ट और पूरे आंदोलन इम्तियाज साहब के लोगों के सामने। देखिए इम्तियाज जलील साहब ने जब ये तस्लीमा नसरीन मलौन ज़माना जी औरंगाबाद को जब आई थी, तो आज जितने लोग सामने खड़े, जितने लोग इल्ज़ाम लगा रहे, इनसे पूछो ना भाई कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? जी आपका समर्थन था क्या तस्लीमा नसरीन को? पूरे शहर को मालूम था कि वो मलौन ज़माना शहर में आ रही है, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए सामने क्यों नहीं आए? इम्तियाज जलील साहब को आगे आना पड़ा, नासिर सिद्दीकी साहब को आना पड़ा, फिरोज़ खान को आना पड़ा, आरिफ हुसैनी को आना पड़ा, पूरे एमआईएम के कारपोरेटर्स को आना पड़ा, एमआईएम के लोगों को आगे आना पड़ा। जी फॉर्म भरने को ये लोग आ जाते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा रिजर्वेशन के ऊपर एक आंदोलन छेड़ा गया था। जी औरंगाबाद से लेकर तो मुंबई तक हमारा प्रोटेस्ट चला। बिल्कुल, मैं भी खुद था उसके और अंदर। खुली बात यह है कि कोई पार्टी के बैनर के नीचे नहीं था, जी तिरंगा रैली निकाले थे, बेशक कोई साथ में नहीं आया। जी लेकिन हमने हमारी लड़ाई लड़े, मुंबई तक गए। उसी के साथ साथ अभी जो कथाकथित वाचक जी जी वो ढोंगी बाबा, जी जिसको खास तौर से ये इलेक्शन को पोलराइज करने के लिए उसके मुंह से मेरे नबी के ताल्लुक से गलत बोलने लगाया गया। जी और उसी के साथ साथ में वो छिछोरे छोकरे, वो नीतीश राणे जी। के, नारायण राणे के, जी बदकलामी करने वाले बिल्लाश थे। जी तो ये लोगों को खास तौर से छोड़ा गया। लेकिन देखिए जब रामगिरी महाराज ने जी जब हतक आमेज कलमात का इस्तेमाल किया, जी जब उसने गुस्ताखी की, जी 1 महीने तक हम लोग सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहे कि कभी तो कांग्रेस के कोई लीडर सामने आएंगे, कभी तो राष्ट्रवादी के लीडर सामने आएंगे, क्योंकि तो हमने पार्लियामेंट में उनको वोट दिया ना भाई। जी शिवसेना के आएंगे, मजम्मत करेंगे, कुछ तो कानूनी तरीके से 52-56 एफआईआर हुई हुई, कोई तो आगे आके कहेंगे कि इसको गिरफ्तार करो, बल्कि कोई नहीं आया, कोई नहीं आया सामने। जी 1 महीने के बाद में इम्तियाज जलील साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस मर्द मुजाहिद इम्तियाज जलील ने जी 5 दिन का टाइम महाराष्ट्र हुकूमत को दिया कि 5 दिन के अंदर कथावाचक गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार करो। उसी के साथ साथ वो राणे का छोकरा नितेश राणे, नीलेश राणे क्या नाम है उसका, उसको गिरफ्तार करो। और अगर नहीं करेंगे तो मैं, जमहूरियत ने मेरे को आज़ादी दी है और ये जमहूरियत का तकाजा है कि मैं एहतजाज करूँ, क्योंकि तो मेरे नबी के ताल्लुक से गलत कहा गया है। जी मैं औरंगाबाद से लेकर तो मुंबई तक एहतजाज करता हुआ चलाऊंगा। जी फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या होता है और कहाँ टूटता है और कहाँ बनता है, जी इसकी परवाह करे बगैर मैं हज़ारों लोगों को सड़कों पे उतार दूंगा, लाखों लोगों को सड़कों पे उतार दूंगा। सबको मजाक लगा। जी इम्तियाज जलील साहब ने जो कहा वो करके दिखाया। जी क्या एहतजाज करने का हक हमारा नहीं है? एहतजाज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, हुआ। जितने लोग आज खड़े हुए हैं, जी पूछो इनसे। इम्तियाज जलील साहब ने लेटर राइटिंग में लिख के दिया था सारे एनजीओस को, सारी पार्टियों को, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल पार्टियों को, जी कि हम तिरंगा रैली निकाल रहे हैं एहतजाज के तौर पर, आओ इसमें शामिल हो जाओ। एक नहीं आया, एक। आज फॉर्म भरने को धड़ल्ले से चले आ रहे, धड़ल्ले से चले आ रहे। इनसे पूछो मेरे नबी की जब गुस्ताखी हुई तो तुम उस एहतजाज में थे क्या?
और अगर एहतजाज में नहीं थे तो तुमको फॉर्म भरने का इख्तियार किसने दिया? किस मुंह से तुम मुसलमानों के पास वोट मांगने को आएंगे? मुसलमानों, इतना सवाल जरूर इनसे करो। अगर हमारे मजहबी मसाइल के ऊपर भी तुम अगर इसमें भी राजनीति गंदी करते हैं और अगर क़ुव्वत और ताकत एक पाक एजुटेशन को नहीं देते तो फिर तुम्हारे ये सियासत का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और इम्तियाज़ जलील साहब ने जो कारनामा किया, हज़ारों गाड़ियों को सड़कों पे उतारा, हम सब लोग साथ में थे, शाना बशाना थे, हज़ारों लोगों का काफिला। जब पूछा तो मेरे को आप बताइए कि जो बदकलामी कर रहा है और बगल में किसकी बैठ रहा जाके? मुख्यमंत्री की जी। और मुख्यमंत्री उसकी तायद और हिमायत कर रहे हैं। इसलिए किसी पार्टी के लोगों ने सामने आके उसकी मजम्मत नहीं करे, डर गए सब कि हुकूमत का चीफ मिनिस्टर उसकी मदद कर रहा, कोई सामने नहीं आया। और डायरेक्ट हुकूमत से अगर किसी ने टक्कर लिया, सीएम से अगर किसी ने टक्कर लिया, तो उस दिलेर का नाम, उस जाबाज का नाम है सिर्फ सैयद इम्तियाज जलील। डायरेक्ट हुकूमत से टकराया कि अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो मैं मुंबई तक हज़ारों लोगों को लेकर उतर जाऊंगा, लाखों लोगों को सड़कों पर उतारा। और जब चीफ मिनिस्टर ने उस गुस्ताख रसूल की हिमायत की तो यकीन जानो मास्टर क्या पूरे इंडिया के मुसलमान एहसास कमतरी में आ गए थे। हज़ार बार इम्तियाज जलील साहब के दिलेराना इक़दाम को सलाम कि कौम और मिल्लत को उन्होंने ये एजिटेशन, ये प्रोटेस्ट करके एहसास कमतरी से बाहर निकाल के लाया। ढारस बानी और उनको हौसला और क़ुव्वत दिया कि संविधान हमारे हाथ में और संविधान के तहत हम इनकी बिल्कुल नकेल कर सकते और कानून के पास लाके इनको अदालतों के सामने इनको ला के रहेंगे। और याद रखो, जिस तरीके से अभी इस इलेक्शन में इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी जीत जाएंगे और महाराष्ट्र से जितने भी MIM के हमारे MLA चुन के आएंगे, पहली डिमांड रहेंगे कि दोनों को उठा के जेल में डालो। क्यों नहीं डालते? और ये मुख्यमंत्री जिसने पनाह दी थी जी, एकनाथ शिंदे ने कहा था बाल बाका नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, ये हुकूमत किसकी भी बन जाए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हरगिज नहीं रहने वाला। यही इसकी सजा है।